2। अब ये हाइब्रिड में टाइम पे आ जाया करें मेहरबानी। वो नंबर मैंने उनको सेंड किया है ताकि उन्होंने उधर पहुंचे तो नंबर उनके पास हो। अच्छा, पेज 543 पे आ जाएं। पेज 543। बीइंग अ सीए कभी ऐसा होगा कि आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। टाइम पे आया करें ना, अब ये क्या कसूर है सबका। बीइंग अ सीए कभी ऐसा होगा कि आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, पहले गलती पूरी सुन लो, ऐसा काम करना पड़ेगा जिस पर आईएफआरएस नहीं लग रहे होंगे। जिस पर आईएफआरएस पुट मारनी होगी किसी को, आईएफआरएस में तरीका लिखा हुआ है पुट मारने का। बीइंग अ सीए कभी आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, खुशामद करनी पड़ेगी बॉस की, आईएफआरएस में तरीका लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। बीइंग अ सीए कभी कोई ऐसा काम करना पड़ सकता है जिसके बारे में आईएफआरएस में गाइडेंस। अब क्या करें? एक्सपीरियंस नहीं। उसकी दो बुरी मिसालें हमने दे दी, किसी को मारना पड़ा, पुट लगानी पड़ी, या बॉस की खुशामद करनी पड़ी। दो बुरी मिसालें। उसकी अच्छी मिसाल, आपने बजट बनाना है, फोरकास्ट बनाना है, अगले सालों का P&L बैलेंस शीट बनाना है। तो बीइंग अ सीए अगर ये करना पड़ा तो बड़ी एहतियात से करना है, क्योंकि इस पे कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ कि फ्यूचर सालों का बजट कैसे बनाते हैं। व्हेन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज, जब आप प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, व्हेन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज, जब प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, स्पेशली दोज दैट डू नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विद, आखिरी ये फीमेल रोज चुप करा दूं, मैं पढ़ा लूं, सीए कराने आया हूं। दैट डू नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विद रेलिवेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उस पर रेलिवेंट फ्रेमवर्क नहीं लग रहा कोई भी। द सीए शैल एक्सरसाइज अ प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है आपने वहां पे, और आपने देखना है पर्पज फॉर विच इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड। मैं पर्पज ले रहा हूं, बैंक लोन लेना है आपने, बैंक लोन लेना है। अच्छा, प्रोफेशनल एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी आपने ये करनी है कि आपने बजट बनाना है। बैंक ने कहा मुझे बजट बना के दिखाओ अगले सालों का, फिर मैं आपको लोन दूंगा। प्रोफेशनल एक्टिविटी की मिसाल मैंने बजट ले ली। व्हेन परफॉर्मिंग बजट, व्हेन प्रिपेयरिंग बजट दैट डू नॉट रिक्वायर एनी कंप्लायंस विद द लॉ, ये कौन 3 मिनट कर रहा है अब? द सीए शैल एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। उसमें पहली चीज पर्पस उसको पता होना चाहिए, दिमाग में पता होना चाहिए क्यों मैं बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं बजट? बैंक लोन लेना है। कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इट इज गिवन, अगेन किस कॉन्टेक्स्ट में ये बना रहा हूं बजट? बोले बैंक लोन। द ऑडियंस टू होम इट इज एड्रेस्ड, बैंक, बैंक को मैं एड्रेस कर रहा हूं। कई दफा ऐसा होता है आपने एक और इंफॉर्मेशन बनानी होती है, उसमें ऑडियंस ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। अगर आपने बजट बनाना है कि आपने बैंक लोन नहीं लेना, आपने शेयर होल्डर से घरों से पैसा मंगवाना है, तो पर्पस न्यू कैपिटल, कॉन्टेक्स्ट न्यू कैपिटल, ऑडियंस न्यू शेयर होल्डर्स, तो ये सारा आपने देखना पड़ेगा। तो जब भी कभी काम कर रहे हो तो आपने देखना है क्या काम कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जरा सोच लेना है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, बजट्स, फोरकास्ट्स, ऐसी चीजों में एस्टीमेट्स बहुत ज्यादा इंवॉल्व होते हैं। एस्टीमेट्स आपको लगाने पड़ते हैं कि हर साल मेरी सेल 10% से बढ़ जाएगी। अब ये एक एस्टीमेट है, अब उसमें आपने वाइल्ड गैस नहीं लगा लेना, सोच के अकल लगा के गैस करना है, लेकिन गैस वर्क भी तुक्के नहीं होंगे, कुछ ना कुछ पीछे बेसिस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रिपेयरिंग बजट्स, फोरकास्ट, इंक्लूजन ऑफ रेलिवेंट एस्टीमेट्स, inclusion of approximations and inclusion of assumptions would enable those who might rely on such information to form their, वो लोग आपकी इंफॉर्मेशन पे रिलाय करेंगे, आगे आ जाना अगली रो में जगह है, वो आपकी इंफॉर्मेशन पर रिलाय करेंगे और रिलाय करके अपनी जजमेंट पास करेंगे। अब अगर आपने इंफॉर्मेशन रिलायबल ना दी तो क्या अगले की जो जजमेंट होगी वो सही होगी या गलत होगी? अब बैंक ने आपके बारे में P&L फ्यूचर के देखकर आपको गलती से लोन दे दिया, बाद में वो हुआ नहीं, तो फिर अगले का तो नुकसान हो गया। तो जब भी आप लोगों ने ऐसा काम करना है तो ये सोच के करना है क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और किसको आप एड्रेस कर रहे हैं। द सीए माइट ऑल्सो कंसिडर क्लैरिफाइंग द ऑडियंस, कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगेन ये दो बातें इसने रिपीट की। सीए माइट ऑल्सो कंसिडर क्लैरिफाइंग द ऑडियंस, कॉन्टेक्स्ट, शेयर होल्डर्स, हम बजट इसलिए बना रहे हैं कि आपसे नया कैपिटल चाहिए, पर्पज ये है कि हम ग्रो करना चाहते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रेजेंट की है इसका मकसद ये है। तो पेपर में ये सवाल आ सकता है किस नाम से, हाइब्रिड में लेट भी आ सकते हैं, पेपर में सवाल भी आ सकता है। व्हेन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज दैट डू नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विद लॉ,
तो सीए को क्या क्या करना चाहिए, ये सारा फिर आप लिख के आएंगे। बस ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट सा क्वेश्चन बनेगा। तो लिखें, जहां आईएफआरएस ना लग रहा हो वहां इन चीजों का ध्यान रखें। जहां आईएफआरएस ना लग रहा हो वहां इन चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट और नंबर 3 ऑडियंस कौन है। रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आपने रिलाय किया किसी और के काम पर? अम्मी ने कहा बेटा दही ले आओ, अब आपके 2 छोटे भाई हैं, दोनों में से किस पे रिलाय करेंगे? कुछ ना कुछ सोचेंगे ना? नहीं, दोनों में से कुछ ना कुछ सोच के रिलाय करेंगे। तो रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, तो हम रिलाय उसके ऊपर करते हैं जिसने अपने एतमाद को, जिसका जो है एतमाद है उसको ठेस ना पहले कभी पहुंची हो हमारे एतमाद को, और हम रिलाय उसके ऊपर करते हैं जिसका उस फील्ड में एक्सपर्टाइज हो, दही लाता रहता हो, ये नहीं कि जिंदगी में पहली दफा से दही लेने भेजे पानी लेके आ जाए। तो रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, अदर्स के वर्क पे आपको रिलाय करना पड़ेगा। कैसे? प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके पास जाके आपको बिल्डिंग की फेयर वैल्यू लगवानी पड़ेगी, दैट इज रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। इसी तरह इंटेंजिबल्स हैं, उनकी एक्टिव मार्केट में फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी, दैट इज रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ। तो वेन एवर यू रिलाई ऑन वर्क ऑफ अदर्स, तो आपने क्या क्या देखना है? रिश्ता लेने नहीं जा रहे, क्या क्या देखना है? रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, आपने क्या क्या देखना है? अ सीए हु इंटेंड्स टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, वो अदर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं और वो बाहर के लोग भी हो सकते हैं। द सीए शैल एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट टू डिटरमिन व्हाट स्टेप्स टू टेक, क्या करूं मैं, इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए क्या करूं मैं। फैक्टर्स टू कंसिडर वेदर रिलायंस ऑन अदर इज रीजनेबल और नॉट इंक्लूड वेदर रिलायंस ऑन अदर्स इज रीजनेबल और नॉट, क्या दूसरों पे रिलायंस रीजनेबल है भी या नहीं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी इसके लिए? नंबर 1 रेपुटेशन एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अदर इंडिविजुअल, वैल्यूअर जिससे आप वैल्यू लगवा रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर। द रेपुटेशन एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अदर, वेदर द वैल्यूअर इज सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोफेशनल एंड एथिक्स स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर प्रोफेशन, क्या उनके प्रोफेशन में भी कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं? हो सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर के लिए ना बने हो, लेकिन किसी लॉयर के काम पे आप रिलाय कर रहे हो तो उनके लॉ के कोई स्टैंडर्ड्स होते बने हो। तो क्या अगला बंदा जिस पे आप रिलाय कर रहे हैं, किसी डॉक्टर पे, किसी लॉयर पे, किसी इंजीनियर पे, किसी वैल्यूअर पे, तो उनके लिए उनकी बॉडी ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं? अगर बनाए हुए हैं फिर तो बहुत ही आला है। तो 2 चीजें देखनी है, उस बंदे का तजर्बा, एक्सपर्टाइज वगैरह, और दूसरी बात, यार ये वही चीज है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो ये 2 चीजें देखते हैं कि डॉक्टर साहब का तजर्बा कितना है, पहले डॉक्टर साहब ने कितनों की आंखें निकाली हैं, डॉक्टर साहब का तजर्बा कितना है, और दूसरा जो है वो डॉक्टर साहब जो है कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करते हैं या वो एक ही टिकट होकर रखते हैं सबको। सच इंफॉर्मेशन माइट, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? हम तो पहली दफा जा रहे हैं, हमारा तो तजर्बा नहीं, रिश्ता जिंदगी में पहली दफा करना है, हमारा तो तजर्बा कोई नहीं, पहली दफा वैल्यूअर के पास जा रहे हैं। सच इंफॉर्मेशन माइट बी गेन्ड, ऐसी गेन की जा सकती है फ्रॉम प्रायर एसोसिएशन, हो सकता है पास्ट में भी हमने उस वैल्यूअर से वैल्यू लगवाई हो, और बाय कंसल्टिंग अदर्स अबाउट, या मोहल्ले वालों से पूछ लें उनके बारे में, और बाय कंसल्टिंग अदर्स अबाउट, कंसल्टिंग अदर्स अबाउट अदर, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, कंसल्टिंग अदर्स अबाउट अदर इंडिविजुअल, दूसरों से दूसरों के बारे में पूछें, क्योंकि दूसरों को दूसरों के बारे में पता है, हमें शायद उनके बारे में नहीं पता। सुभान अल्लाह। सच इंफॉर्मेशन माइट बी गेन्ड बाय कंसल्टिंग अदर्स अबाउट, दूसरों से दूसरों के बारे में पूछ लें। अदर कौन है यहां? वैल्यूअर। अदर कौन है यहां? वैल्यूअर। और अदर्स कौन है? वैल्यूअर के दोस्त, वैल्यूअर के जानने वाले, उनसे उनके बारे में पूछ लें कि उनकी उनके बारे में क्या राय है। इन्ना लिल्लाह। अच्छा, आखिरी सफा सबसे ज्यादा बम्बास्टिक है। वो कहते हैं भाईजान आप फंस गए हैं और कोई हल नहीं बन पा रहा, बॉस ने आपको कह दिया है गलत जर्नल एंट्रीज करो, गलत रिपोर्ट्स बनाओ, गलत P&L बनाओ, गलत बैलेंस शीट बनाओ, आप जो है ओ भाईजान थोड़ी मेहरबानी ना जाओ, खुदा के लिए इसको पकड़ो। जाओ यार, कौन पूछने वाला है, अल्लाह हाफिज। अच्छा,
आ जाओ आ जाओ, जल्दी आना। अच्छा, तो अब ऐसी सूरत में आपने एड्रेस करना है इस इशू को, दैट इज और माइट बी मिसलीडिंग। यानी बॉस आपको विजिट कर रहा है कि भाईजान तुझसे अब आपने गलत जर्नल एंट्रीज करनी है, गलत P&L बनाना है, गलत बैलेंस शीट बनानी है, गलत रिपोर्टिंग करनी है। अब हम क्या करें? डिस्कसिंग कंसर्न्स, अपने कंसर्न्स डिस्कस करें। दैट इंफॉर्मेशन इज मिसलीडिंग विद सीएज सुपीरियर। अपने किसी सुपीरियर के पास जाएं और अपने बड़े के पास जाएं, सीए के पास, ये नहीं अपने दादा अबू नाना अबू के पास पहुंचे हों। तो डिस्कसिंग कंसर्न्स दैट इंफॉर्मेशन इज मिसलीडिंग विद सीए सुपीरियर एंड अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद इन द अकाउंटेंट्स एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अपनी कंपनी में ही अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन लोग? दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनसे मशवरा कर लें अगर आपकी वहां तक पहुंच है, एंड रिक्वेस्टिंग सच इंडिविजुअल्स, और उनको कहें टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, खुदा के लिए एक्शन लें, टू रिजॉल्व द मैटर। सच एक्शन माइट इंक्लूड, इसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? सच एक्शन इंक्लूड हैविंग इंफॉर्मेशन करेक्टेड, जो इंफॉर्मेशन गलत जा रही है उसको सही करवाएं आप। यानी आप बीओडी से कहें कि सीएफओ को समझाए कि मुझ अकाउंट्स मैनेजर को गलत काम करने को ना कहे और इंफॉर्मेशन करेक्ट करे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आप रिक्वेस्ट करें कि सीएफओ को कहे कि मैनेजर हूं मैं, तो मुझे गलत काम करने को ना कहें। तो आप इसका कमरा क्रॉस करके डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कमरे में चले जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें प्लीज गेट दिस इंफॉर्मेशन करेक्टेड। बाद में पता चले ये मिले हुए थे आपस में, वो फिर और बात है, मैं नोट करने दूंगा। इफ द इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज, और अगर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुकी है, लोगों को पता चल चुकी है, तो फिर इंफॉर्म करें करेक्ट इंफॉर्मेशन, फिर दोबारा पब्लिश करें और अपनी गलती तस्लीम करें लोगों के सामने कि भाई वो इंफॉर्मेशन गलत थी। तो पहला तरीका तो लिख लें, ये करें कि मैनेजर कहां चला जाए, आप मैनेजर हैं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चार्ज विद गवर्नेंस के लोगों के पास चले जाएं। अपने घर के अंदर रहते हुए भी पहले मसला हल करना है। कोई मसला हो रहा हो, दादा अबू के पास, दादी अम्मा के पास चले जाएं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास चले जाएं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जी। अच्छा, कंसल्टिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? आप जॉब करें। कंसल्टिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग हाउ टू एड्रेस द मैटर्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिन्होंने इंटरनल पॉलिसीज बनाई होती हैं कि भाईजान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराया करेगा। अगर उनकी कोई पॉलिसी बनी हुई है, फिर सारे डायरेक्टर से बात करने की जरूरत नहीं, फिर उस पॉलिसी को फॉलो करें। इसको कहते हैं विसल ब्लोइंग, यानी सबसे पहले सीटी मारें और बताएं भाईजान ये मसला हो रहा है। अच्छा, a CA might determine that employing organization has not taken appropriate action। बताएं, ये चीखो पुकार करने के बाद, आहो बका करने के बाद आपको पता चले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी सीएफओ के साथ मिले हुए। वैसे भी सीएफओ ने शौक से क्यों चीजें करनी है, उसका तो बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो डायरेक्टर का है, और जो भी डायरेक्टर ही सीएफओ को गलत काम करने को कह रहे होंगे। तो अगर ये सारा करने के बाद, असल में तो चैलेंजेस सीए के बाद शुरू होने हैं, उसी समय पेपर पास सारे मजे। अच्छा, घर के चैलेंजेस अलग होंगे, बिजनेस के चैलेंजेस अलग होंगे, हर किस्म के चैलेंजेस। तो अभी तो शुरू ये कहा, इफ द अकाउंटेंट कंटिन्यूज टू हैव रीजन, सब्र से डटे रहना, इफ द अकाउंटेंट कंटिन्यूज टू हैव रीजन टू बिलीव दैट इंफॉर्मेशन इज स्टिल मिसलीडिंग, अगर चीखो पुकार करने के बाद भी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है, द फॉलोइंग एक्शंस में बी टेकन। आप कफ अपने खोलेंगे, पहला एक्शन, फॉलोइंग एक्शंस, अल्लाहु अकबर, फॉलोइंग एक्शंस में बी टेकन। अच्छा चलें छोड़ें, फॉलोइंग एक्शंस में बी टेकन, और ठहर जाना, फॉलोइंग एक्शंस में बी टेकन क्या? प्रोवाइडेड दैट अकाउंटेंट रिमेन्स अलर्ट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का जरूर ध्यान रखना है, बातें आपस में कर लें, फिर मैं आगे चलता हूं। नंबर 1, सबसे पहले जी आईकैफ से मशवरा कर लें, आईकैफ से मशवरा कर लें। अच्छा, एक लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी को जरा सामने रखना है, छुप छुपा के कुछ बस अंदर खाते, मैं कहीं काम कर रहा हूं और मेरे साथ कॉन्फिडेंशियलिटी को सामने रखते हुए इनफॉर्मल से कहीं आईकैफ के किसी बंदे से मिलने, इशारे पे रोक के। द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर को बता दें यार वो तुम लोग आए हुए हो तो गेम डल रही है, तुम लोगों को भी पता ही होगा, तो मैं अब क्या करूं, मुझे कोई मशवरा, कंसल्टिंग फिर भी ना हो रहा हो तो आप एतजाज एहसन करवा लें, लॉयर करवा लें, आप अपना लॉयर करवा लें, फिर वो लॉयर चपेड़ मारो तुझे अब इतनी देर से आया है,
आप ना लॉयर करवा लें, लॉयर करवा रहा था तू, खोल खोल काफी जल्दी, चल बस ठीक है। इसके बाद डिटर्मिनिंग वेदर एनी रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट टू कम्युनिकेट टू थर्ड पार्टीज इंक्लूडिंग यूजर्स ऑफ, ये बहुत क्रिटिकल काम है। ये सारा करने के बाद हो सकता है आप ये सोचें कि जिनको गलत इंफॉर्मेशन जा चुकी है तो मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उनको सही इंफॉर्मेशन दे दूं, लेकिन इससे तो भाईजान आपको गोलियां ठोक 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 लग सकती हैं डायरेक्टर्स की तरफ से, ये बहुत रिस्की काम है। तो खुदा ना खास्ता आप अपनी जान जोखिम पे डाल के ये भी सोच सकते हैं वेदर एनी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट टू कम्युनिकेट टू थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज को बताना जरूरी है कि मैं पीटीआई में नहीं हूं, हाँ स्टेटस लगाना बहुत, वरना मसला हो जाएगा। तो आप थर्ड पार्टीज को बताने का भी सोचें। और रेगुलेटरी एंड ओवरसाइट अथॉरिटीज, एससीसीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टॉक एक्सचेंज, इन लोगों को भी आप बताने का सोचें, कीपिंग इन व्यू द कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर लॉयर आपको मशवरा देते हैं इन लोगों को बताने का सोचें। अच्छा, ये सब कुछ करके भी कुछ भी नहीं हुआ। If after exhausting all options, CA determines that appropriate action has yet not been taken, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। शायद मैं ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नेक हूं, बाकी सारे के सारे पारग हैं। तो ऑडिटर भी ने कुछ नहीं किया, आईकैप ने भी कुछ नहीं किया, सबने कुछ नहीं किया। एंड देयर इज रीजन टू बिलीव दैट इंफॉर्मेशन इज स्टिल अकाउंटेंट शेल रिफ्यूज टू रिमेन एसोसिएटेड विद। सबसे पहले आप कहें जी इस इंफॉर्मेशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले आप बताएं सोशल मीडिया पे जाके कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा इस इंफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे नहीं पता ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। इट माइट बी अप्रोप्रिएट टू रिजाइन, फिर हम नौकरी छोड़ दें। नहीं तुझे पहले नहीं करना, यानी कि इधर से रिजाइन शुरू कर दें। इट माइट बी अप्रोप्रिएट टू रिजाइन। अब अगर आप मुनासिब समझें तो आप फिर आप कहते हैं भाई रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, सच्चा ताजिर नबियों सिद्दीकीन और शोहदा के साथ होगा, इसलिए सॉरी मैं जा रहा हूं, आप जाने आपकी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। और आपने घर जाकर उस दिन अपनी डायरी खोलनी है, जो पर्सनल डायरी आपकी, वो आपने खोलनी है। सफे पे एक दो आंसू बहा के चंद चीजें आपने लिखनी है। पूरे दिन की कारगुजारी होती है व्हाट हैपेंड, तो आपने एक पूरे दिन की कारगुजारी लिखनी है। पूरे दो चार महीने में आपने किया है ना, उस सब को आपने लिख देना है, ताकि कल कलां को कोई आए तो आपको चीजें भूली ना हो। तो आपने घर जाके डायरी खोलनी है अपनी पर्सनल, चाबी निकाल के लॉकर से निकाल के डायरी, बरकत के लिए फैक्ट्स लिखने हैं, क्या हुआ था, किसने आपको क्या क्या कहा, डॉक्यूमेंट कर लें अपने पास ताकि आपको याद रहे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो इन्वॉल्व, कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व थे या कौन कौन से स्टैंडर्ड की वायलेशन हो रही थी। कम्युनिकेशंस एंड पार्टीज विद होम मैटर्स वर, किससे मैटर डिस्कस हुआ और कैसे कैसे डिस्कस हुआ। कम्युनिकेशंस, ईमेल्स की कॉपीज बेशक अटैच करते हैं साथ। कोर्स ऑफ एक्शन कंसिडर्ड, कौन कौन से रास्ते थे, लॉयर वाला रास्ता भी था, आईके वाला रास्ता भी था, रिजाइन करने वाला रास्ता भी था। इन द एंड आपने किस रास्ते को चूज किया, ये सब कुछ लिख के डायरी बंद करके अगले दिन जाके नौकरी ढूंढना शुरू कर दें। डायरी लिखने का फायदा ये कि सारी बातें कल कल को कुछ हो तो आपको जरा चीजें बस याद रहें, बरकत के लिए तो नहीं मेरे ख्याल से ये लिखा हुआ सारा। तो डॉक्यूमेंटेशन आपने कर लेनी है अपने लिए, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या किस किसने आपके साथ क्या क्या किया था और आपने बचने के लिए क्या क्या किया था, लेकिन बचे बगैर फिर आप कुछ आ रहा नहीं था, आप छोड़ के चले गए। तो ये डॉक्यूमेंट कर लें। जी जी हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी को सामने रख के बता दें, या आप बता दें तो नए नए एम्प्लॉयर को, मुझे शर्म आ रही है बताते हुए, फिर उसकी मर्जी है रखें ना रखें। व्हेन द सीए नोज, हाँ ठीक है ना, बस फिर ना करे। When the CA knows or has reason to believe, when the CA knows or has reason to believe that information with which accountant is misleading, the accountant shall take appropriate actions to resolve the matter, including पहली ऑप्शन क्या जी, मुझे ये फील हो रहा है कि ये सारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए है, फील करें गवर्नेंस, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, पहली मैयर थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए मसला हल करें। नहीं होता ठोकर न्याज पे चले जाए आईकैप के दफ्तर, इशारे के ऊपर कोई ना कोई आईकैप का बंदा जा रहा होगा, उधर ही रोक के भाईजान जरा बाहर हो, एक मसला है। ना हो तो ऑडिटर्स के पास चले जाएं, ना हो तो लॉयर के पास चले जाएं, एससीसीपी वगैरह को बता दें। फिर भी आप सोचें कि सिर्फ मैं ही दुनिया में नेक हूं, फिर आप हिम्मत करें और रिजाइन कर दें। घर में आके नहीं, प्रेशर होगा घर वालों का, हाँ अब्बा जी आजकल, अबू आज छुट्टी है आपको, बेगम भी अब कहां से नो, हो सकता है बच्चों का और बेगम का ईमान बनाया हुआ आपने, ये तो डिपेंड करता है ना बनाया हुआ या नहीं बनाया हुआ, उस पर डिपेंड करेगा ना वो फिर आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं।
हो सकता है जब आप घर आए तो बेटा उसी वक्त खड़ा होकर कहे अबू ठीक है फाके बर्दाश्त कर लेंगे, आप उधर नहीं जाएंगे। तो हो सकता है अपने बेटे का, ये तो सारा आप पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे ने पेश कर दिया था अपने आप को, ठीक है अबू आप चलाएं चलें। तो हो सकता है ऐसी तरबियत आप करें, लेकिन ये पता चले अब्बू जी मोबाइल पे लगे रहते हैं पूरा दिन, तो आप ने बच्चों की तरबियत कहाँ से करनी है? मोबाइल वाले अब्बू, मोबाइल वाली अम्मी। अच्छा, तो अभी से सुधर जाए, थोड़ा सा यूजेज कम करते हैं, हाथ कर थोड़ा सा यूजेज जरा कम कर दें, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दें। अच्छा, आज असल में IFRS 9 शुरू करना था, लेकिन अब 2-3 स्टैंडर्ड्स जो पीछे वाले हैं उन्हीं की सिर्फ हम रिवीजन करते हैं मोटी मोटी, कल फिर इंशाल्लाह फ्रेश माइंड के साथ IFRS 9 शुरू करेंगे। तो एथिक्स को इंशाल्लाह हम पास पेपर अब आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर देंगे। इट्स एनफ फॉर टुडे। IAS 12 के अंदर आपने मुझे बताने हैं रिकंसाइलिंग आइटम्स कौन कौन से होते हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। 1 मिनट। ये तो नोट हो गया 7.1, ठीक है। खर्चा पॉजिटिव साइन के साथ होता है और खर्चे के रिवर्सल नेगेटिव साइन के साथ। इसके बाद एक नोट बनता है 7.2 रिकॉन्सिलिएशन। खामोश भाई खामोश। रिकॉन्सिलिएशन, इसमें आप कोई अपना फॉर्मेट नहीं है, बस हमेशा आपने पीबीटी से स्टार्ट करना है। इसके बाद टैक्स रेट आएगा और इसके बाद टैक्स आएगा। दो मशहूर जमाना एडजस्टमेंट्स। डिडक्शन नॉट अलाउड। करंट टैक्स की वर्किंग में ये क्या हुई होगी? एक्सेलेंट, ऐड हुई होगी। तो आपने भी रेट लगा के ऐड कर देना। अच्छा, एक होती है एग्जेम्प्ट इनकम पूरी की पूरी, यानी सारा टैक्स ही माफ है डिविडेंड पर, इंटरेस्ट पर। वो वाली अगर एग्जेम्प्ट इनकम है फिर तो बस ऐसे ही कर देना है एग्जेम्प्ट इनकम, इसको आपने। लेकिन अब इस तरह की 2-3 इनकम्स और मैं लिख देता हूं, ठीक है। इनकम टैक्सेबल एट सेपरेट रेट, इनकम टैक्सेबल एट सेपरेट रेट इन करंट और डेफर्ड टैक्स वर्किंग, चाहे वो करंट टैक्स की वर्किंग में हो और चाहे वो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में हो। इसमें आमतौर पे गिनी चुनी चीजें आती हैं। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कमीशन इनकम कभी नहीं आई, बस ये 2-3 चीजें आती हैं। रेंटल इनकम भी कभी सेपरेट रेट पे नहीं आई। इंटरेस्ट और डिविडेंड ही इसमें होता है, ज्यादा हो गया, कमीशन इनकम आ गई। तो इन इनकम्स पे क्या सलूक करना है आपने? इनको भी आपने हमेशा लेस करना है, चाहे करंट। और इनका तरीका क्या होगा? अगर जनरल रेट है 30% तो यहां आपने 30 लगाने। अगर जनरल रेट है 30% तो यहां आपने 30% लगाने। अब अगर इनका रेट है टैक्सेबल एट सेपरेट रेट 12%, टैक्सेबल एट सेपरेट रेट एट 12% इन करंट और डेफर्ड, तो फिर आप लोगों ने करंट और डेफर्ड में क्या रेट लगाया? 12। इधर कितना लगा दिया? 30। कितना ज्यादा लगा दिया? 18 माइनस करके फिर देखना है। इसी तरह करते थे, दोनों का डिफरेंस लेके। अच्छा, अगली चीज जी हाँ, ये लेस ही करना है ऑब्वियसली, एक्सेलेंट, हमें ये लेस ही होगा। नहीं, प्रॉफिट्स में इनकम है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट इनकम है, प्रॉफिट्स में हमेशा पड़ी होगी, ऐसा हो नहीं सकता पड़ी ना हो। अच्छा, इसके बाद रेट उसका 32% हो जाए तो फिर और डिस्कशन है, कभी कर लेंगे, अभी सिंपल चक्रों में रहो जो। अच्छा जी, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन में कोई एडजस्टमेंट होती है? वो लास्ट क्लास इन्होंने ली थी, हमने पढ़ा था कैरी डाउन में भी होती है, वो किसी दिन रिवाइज कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं था। और ब्रॉड डाउन में भी होती है। तो वो जो ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की सेटिंग होती है, एक तो हमारा मशहूर जमाना डीटी है जो बैलेंसिंग आता है, एक कोई डीटी इफेक्ट ऑफ रेट भी आता है। इफेक्ट ऑफ रेट कि ये 35 पे पड़ा है, इसको 5 जमा करके 40 पे ले जाओ, तो उस टाइप की वर्किंग। मिसाल के तौर पे ये ब्रॉड डाउन है 100, तो 100 35 पे पड़ा है, इसको 37 पे ले जाओ, इस तरह की चीज ये भी आ सकती है। अब ये खर्चा है या रिवर्सल है? खर्चा है, तो रेट चेंज। अगर खर्चा है और अगर खर्चा उलट है, ये कहां से मिलेगा? टी अकाउंट से। ये कहां से मिलेगा? टी अकाउंट से।
नंबर 1 होगी डिडक्शन नॉट अलाउड, नंबर 2, नंबर 3 इनकम टैक्सेबल एट कम रेट, कम रेट के ऊपर जो इनकम टैक्सेबल है चाहे करंट में चाहे, और आखिरी चीज जरा बता दें डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बनाना है, और टी अकाउंट बना के वो बीडीसीडी में जो एडजस्टमेंट है रेट चेंज टी अकाउंट में ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन का मसला, ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन का मसला नोट कर ले यहां तक। वो आनी है, दो चीजें भी और आनी है, दो चीजें भी और आनी है। अभी तस्वीर तो ना खींचो ना, इसको मैं आज के नोट्स में डाल दूंगा और फिर आइंदा इसको एज अ फॉर्मेट यूज कर लिया करेंगे सवालों में। टी काउंट, ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन का मसला। हाँ जी बटन ओ प्रीवियस ईयर अनरिकग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट, ये आपके लिए नई चीज है। प्रीवियस ईयर अनरिकग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट, प्रीवियस ईयर अनरिकग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट, ये आज पढ़ाने। इसका रेफरेंस लिख लें, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 15, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 15, प्रीवियस ईयर अनरिकग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट एडजस्टमेंट। जरा बता दें एसेट रिकॉर्ड करने से क्या होगी, खुशी या गम, ताकि लॉजिक पे याद रहे। एसेट रिकॉर्ड, एसेट अनरिकग्नाइज था, रिकग्नाइज कर लिया, खुशी होगी, तो लेस। अभी कराने सवाल, अभी कराने लगा हूं, लेकिन वैसे पूछ रहा हूं एसेट रिकॉर्ड करने से क्या होगी, एसेट बढ़ने से खुशी होगी, खर्चा कम होगा ना। और आखिरी चीज सीटी प्रायर, ये तो ऐसे उतार लेना ऊपर से, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एज इट इज उतारने, जो फिगर इधर दी हुई है। अच्छा मैं कुछ फिक्रे बोलने लगा हूं, आप लोगों ने मुझे बताना है ये फिक्रे रिकॉन्सिलेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज जितने, हाउएवर टैक्स डेप्रिसिएशन इज जितने। इसका रिकॉन्सिलेशन से क्या ताल्लुक है, ये तो टेम्परेरी से डिफरेंस है ना। बैड डेट इज अलाउड व्हेन एक्चुअली रिटर्न ऑफ, नहीं यहां तो कहीं नहीं जाएगा। फाइन इज नेवर अलाउड, एग्रीकल्चर इनकम इज परमानेंटली एग्जेम्प्ट। तीसरी बात, ग्रेचुटी इज अलाउड व्हेन पेड, नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। इसी तरह प्रोविजन फॉर वारंटी इज अलाउड व्हेन एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ लीज रेंटल टू बी डिडक्टेड एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेड। Impairment loss is not allowed by tax authorities, however they record tax depreciation. NRV loss is not allowed by tax authorities, however they will allow it as deduction when we sell the inventory at loss. नहीं आएगा, तो मैंने बताया था कभी कभी ना इंपेयरमेंट लॉस एनआरवी के लॉस के साथ वो लिख सकता है इट इज नॉट अलाउड, तो बच्चे समझ लेते हैं नॉट अलाउड है। इसका हल एक और होता है ना, आप इंपेयरमेंट चार्ज ना करो, टैक्स वालों को डिफरेंट रिकॉर्ड कर दो अगले साल, वो मसला हल हो जाएगा। अच्छा, द डिविडेंड इज टैक्सेबल एट 10% व्हेन रिसीव्ड, तो 10 है तो 30, जनरल है तो 30 माइनस 10, 20 का आ जाएगा, ठीक है।
द रेट ऑफ प्रीवियस ईयर इज जनरल 15%, 35%, एंड करंट ईयर रेट इज 37%। पास पेपर क्वेश्चन 5 जो किया था। और इन 2012 इंटरटेनमेंट ऑफ 2006 इज डिसअलाउड प्रायर ईयर। तो ये कुछ एडजस्टमेंट सिर्फ गिनी चुनी है दैट विल हिट आवर रिकॉन्सिलिएशन, जो हमारी रिकॉन्सिलिएशन को हिट करती है। अच्छा, हैंड रिटन पेज निकालें IAS 12 में। कल रात को 12:30 बजे किताब जो है वो कंप्लीट हो गई है, वॉल्यूम 2। अब्दुल्ला भाई, हाँ 12:30 बजे हम जुदा हुए थे। अब्दुल्ला भाई और आलम भाई की अनथक मेहनत साथ थी। और अगर कोई गलती निकलती है किताब में तो कंपनी जिम्मेदार है। क्यों नहीं जिम्मेदार? कि कंपनी ने बनाई है, कंपनी की नहीं जिम्मेदार। आपको सही कराएंगे इंशाल्लाह। बस मैं तो उठ गया था तकरीबन 8:30 बजे और रात 12:30 बजे तक लगे रहे थे। बस जारी बात है, जो जरूरी काम खाना पीना वो तो होता ही है इंसान का। तो यार बस अब क्या 8:30, अब और कितना सोना है? आप 12:30 बजे मैं 12:30 तो मैं वो गया था ना अब्दुल्ला मेरे घर से। उसके बाद फिर 1 बजे तो बज ही जाते हैं सोते सोते। हाँ, सुबह 7:30 क्लास होती है। फजर के लिए तो जाहिर सी बात है उतना होता है। तो वो तो अलार्म लगाया हुआ था 4:05 का और 6 मिनट का और 7 मिनट का और 8 मिनट का और 9 मिनट का। ये देख लो, अलार्म तो लगाना पड़ता है ना फिर। ये देखो 4, 3:59, 4, 4:02, 4:05, 4:06, 4:07, 4:08, 4:10, 4:12। अलार्म तो 12-13 लगाने पड़ते हैं उठने के लिए। ओके, अच्छा भाई एक बात सुन लें, टॉपिक बड़ा आसान होता है और चीज़ें बड़ी आसानी से बहुत ज़माने से चल भी रही थी। तकरीबन साल 2-2.5 साल से आई कैप ऐसी ही चीज़ों को बढ़ाने लग गया है। जैसे लीज़ के अंदर 2-3 साल के रेंटल मिसिंग हो जाते थे, तो फिर हमने उन चीज़ों को सीखा, हालांकि पहले वो लोगों को नहीं सिखानी पड़ती थी। इसी तरह लास्ट क्लास के अंदर हमने रेट चेंज का एक इफेक्ट सीखा था, कैरी डाउन के अंदर मसला था, उसको हमने सेट किया था। अब ये चीज़ें पहले नहीं आती थी, लेकिन अब जब ये चीज़ें आने लग गई हैं और बच्चे को समझाई जाती हैं तो बच्चा कहते हैं ये तो पहले क्लास में नहीं हुई, अब हो रही हैं। तो मेरा टॉपिक, भाई कभी भी ये ना समझेगा आपका टॉपिक वीक हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है 70-80% एडजस्टमेंट्स वही आ रही हैं जो पास में आती हैं, तो इसलिए बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं। आधा अगर आपका सवाल सही हो जाता है तो वो पास कर देता है। बहरहाल फिर भी बता रहा हूं, ये एक नई एडजस्टमेंट है, तसल्ली से समझ लें, पेपर में 1 से आधे नंबर की आ सकती है। ओके, मुझे 2015 में आया लॉस, तो मैंने आपको कहा था कि 2015 की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जाएगा ये, और 16 में अगर प्रॉफिट आ गया तो उसमें से करंट टैक्स की वर्किंग में लेस करने की कोशिश करेंगे। ये बात हुई थी क्लास में। 15 में अगर लॉस आ जाए तो 15 में इस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे और 16 में करंट टैक्स की वर्किंग में इसको माइनस करने की कोशिश करेंगे। अब एक अजीब सी बात है, जब कभी बिजनेस को आता है लॉस तो IFRS कहते हैं सोचो सोचो सोचो, अगले सारे साल अपने जहन में लाओ और सोचो कि अगले सारे सालों में भी तुम्हें इतना कभी प्रॉफिट आ जाएगा कि 200 का लॉस माइनस हो जाए। तो बिजनेसमैन अगर आप हो, आप कहेंगे यार जाहिर सी बात है 200 का लॉस इस साल आया है, अगले सारे सालों में 200 क्या, मुझे तो लगता है हर साल इंशाल्लाह 300 का प्रॉफिट आएगा और जो 200 का लॉस खत्म हो जाएगा। आप तो ये जवाब देंगे, स्टैंडर्ड कहता है तुम पागल हो। जिस बिजनेस को लॉस आता है ना वो तो गोइंग कंसर्न उसका मसले में पड़ जाता है। वो बेचारा सोच रहा होता है कि भाईजान लॉस आ गया है, अगले 1-2 साल प्रॉफिट कमाएं और किसी तरह इस बिजनेस से जान छुड़ाएं, तो ये लॉस रिकवर हो जाए, बस किसी तरह मैं जान छुड़ाऊं और बिजनेस को छोड़ूं। तो प्रैक्टिकली ये होते हैं जिन लोगों को लॉसेस आने लग जाते हैं वो बिजनेस बंद करने का सोचने लग जाते हैं। तो स्टैंडर्ड ने कहा चाहे आप बिजनेस बंद करने का सोचो ना सोचो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप बस एक चीज सोच लो, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है या नहीं। अब इट इज प्योरली गैस बेस्ड, ये आपका गैस होगा, जिसे हमने थोड़ी देर पहले बजटिंग का नाम दिया था। इसमें IFRS आपको कोई डील नहीं करा होगा, अब आप अकल लगाएंगे। अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट को दाद देता हूं, इसने जहन पे जोर डाल के कहा मुझे अगले सारे सालों में सिर्फ 180 कमा सकूंगा। पता नहीं कैसे निकाल लिया ये फिगर, अजीब बलाए, पेपर में दे दिया करेगा वो। अकाउंटेंट ने जोर लगा के अपने दिमाग पे कहा कि मुझे लग रहा है अगले सारे सालों में मैंने मैक्सिमम भी कमा लिया ना 180 कमा सकूंगा। अब फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग जहन में लाएं, हो सकता है अगले साल आप 80 कमाएं, उससे अगले साल 50 कमाएं,
उससे अगले साल 50 कमाएं, तो टोटल आपका अंदाजा है कि शायद मैं 180 कमा लूं अगले सालों में, और उसके बाद शायद मैं बिजनेस बंद ही कर दूं, क्योंकि मेरा मकसद लॉस को रिकवर करना है, बिजनेस चलाना नहीं है। तो ये एक अजीब सी फिगर है जो रियलिटी के अंदर आपको जिंदगी में मालूम करनी पड़ेगी, अकल लगा के, बजट बना के, और एग्जामिनर ने अल्लाह का शुक्र है हमें दी होगी। आप बता दें लॉस एज ऑन 31/12/15 इज हाउ मच? 200। अगेंस्ट दिस वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग द खुशियां ऑफ 180 एज ऑन 31/15। हमें नहीं पता था 16 में क्या होना है, इसलिए मैंने छुपा दिया 16 का साल। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर प्रॉफिट्स विल बी लिमिटेड एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स सारे सालों के विल बी लिमिटेड एंड ओनली टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ 180 विल अराइज इन, और सिर्फ 180 के प्रॉफिट आएंगे फ्यूचर में, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएंगे। अब ये लाइन उसको लिखनी नहीं चाहिए थी, ये तो मैंने ऐसे ही आपके समझने के लिए लिख दी। ये लाइन पेपर में नहीं भी लिखेगा तो कोई मसला नहीं। अब थोड़ा सा आप सोचें कि मैं 31/12/15 पे खड़ा हूं, DTL/A एज ऑन 31/12/15। मैंने आपको बताया था ये लॉसेस की ना कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस नहीं होती, इनको डायरेक्ट आपने टैक्स के कॉलम में लेके जाना होता है। व्हाट इज अनयूज्ड लॉस? 200, बट स्टैंडर्ड इज सेइंग डू नॉट यूज दिस। हमारी आदत है अनयूज लॉस यूज करने की। अगेंस्ट दिस अनयूज लॉस, इस लॉस के अगेंस्ट फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है? तो जितने प्रॉफिट आने की उम्मीद है मैक्सिमम उतना ही लॉस माइनस हो सकता है ना। इस अनयूज्ड में से मैक्सिमम भी मैं यूज कर लूं तो कितना यूज होने की उम्मीद है? तो राइट डाउन योर एक्सपेक्टेशन हियर। यहां एक्सपेक्टेड फिगर आपने लिखनी है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। तो फ्यूचर में 180 के प्रॉफिट आएंगे, उसमें से 180 का लॉस माइनस हो जाएगा, 20 का लॉस माइनस नहीं हो सकेगा फ्यूचर में, क्योंकि प्रॉफिट से आने की उम्मीद नहीं है। इसको मैं इस तरह समझाता हूं कि 200 सवारियां खड़ी हैं और फ्यूचर के अंदर एक बस आनी है जिसमें 180 सीटें हैं, तो 20 सवारियों को आप आज ही क्लियर कर दो कि भाईजान आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जो बस आ रही है, हमने अभी पता चलाया फोन करके, जो बस आ रही है उसमें सिर्फ कितनी सवारियों के बैठने की जगह? 180। अब सवारियां खड़ी हैं 200, बस आ रही है 180 वाली, कितनों की ऑलरेडी बस हो जानी है? 20 की। तो आप बता दें सिर्फ कितनों को उम्मीद दिलाई जाए, 200 सबको या 180 को? तो लॉस इज लाइक सवारी एंड प्रॉफिट्स इज लाइक अ बस, तो वो प्रॉफिट लॉसेस को अपने अंदर बिठाएगा। तो आज मुझे 200 की सवारियां खड़ी हैं और बस आ रही है 180 वाली, तो इसलिए सिर्फ 180 को उम्मीद दिलाएं। 180 को मल्टीप्लाई करें 30% से, फ्यूचर की सेविंग बताएं, इसका हमने नाम रखा था डेफर्ड टैक्स एसेट, और अगर और कुछ है नहीं तो बस DTA का टी अकाउंट ओपन करेंगे और इसको आप ले जाएंगे। यहां पे बात खत्म होगी। अगली बात, अगले साल ही 200 से ज्यादा का प्रॉफिट आ सकता है? अगले साल ही आ सकता है, अल्लाह के खजानों में तो कोई कमी नहीं, अगले साल ही 200 से ज्यादा का प्रॉफिट आ सकता है। अब मुझे बताएं, आपने सोचा क्या था कि मैक्सिमम कितना माइनस करेंगे? 180। अगले साल करंट टैक्स में आप खुशी से फौरन कितना माइनस कर देंगे? क्या अगले साल हो सकता है कोई ऐसी बस आ जाए, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी बस आ जाए जिसमें सीटें ज्यादा हों, और वो जो 20 सवारियों को कहा था कि भाईजान कोई उम्मीद नहीं है, अब उनको भी बिठा देंगे, या उन्हें कहेंगे नहीं पहले तुम्हें कहा था चाहे 240 सीटें हैं, चलो चपेट 20 को वापस भेज दो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, उनको बिठाएंगे, नेचुरल सी बात है। तो अगले साल अगर अल्लाह करे ज्यादा प्रॉफिट आ जाए तो अब आप क्या करेंगे? अब अगले साल होगा क्या? आपने सोचा था 180 माइनस करेंगे अगले साल के प्रॉफिट में से, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है पूरा 200 माइनस कर रहे होंगे। वो जो 20 आप अगले साल ज्यादा माइनस करेंगे, उसकी वजह से आपको सेविंग हो जाएगी 20 के ऊपर, बड़ी फिगर माइनस हुई तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे अगले साल। उस सेविंग को आपने रिकॉन्सिलिएशन में सिर्फ लेके जाना है, करंट टैक्स में तो लेके जाना है, उस सेविंग को आपने अगले साल रिकॉन्सिलिएशन में लेके जाना है। क्यों? क्योंकि पिछले साल उम्मीद कितनी थी? 180 के प्रॉफिट आने की, उसकी बजाय इतने प्रॉफिट आ गए कि पूरा 200। कितना डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज्ड है और कितना अनरिकॉग्नाइज्ड है? किस पर डेफर्ड टैक्स बना लिया? 180 पर। और अगले साल यूज 180 हुआ या पूरा 200? तो कितना डेफर्ड टैक्स एसेट अनरिकॉग्नाइज्ड है? 20 इंटू 30%। कितना अनरिकॉग्नाइज्ड है? तो प्रीवियस ईयर का अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट
अब आप रिकॉन्सिलिएशन में शो करेंगे तो हमारी रिकॉन्सिलिएशन मैच करेगी। क्यों मैच करेगी? इसलिए कि ये हमारे साल के प्रॉफिट्स की गेम नहीं है, ये किस साल के प्रॉफिट्स का मसला है, पिछले साल। तो रिकॉन्सिलिएशन में तो हमारे साल के प्रॉफिट से कहानी शुरू होती है, तो इस वजह से इसको डालेंगे। अब मैंने पहले करके दिखाता हूं, फिर आपके सवाल लेता हूं। अगले साल देखें जी प्रॉफिट्स कितने। इस साल आप कुछ नहीं करना, इस साल रिकॉन्सिलिएशन में नो फड्डा। 16 की रिकॉन्सिलिएशन में एक नई चीज आनी है। 16 में अल्लाह का शुक्र है कितनी सिटिंग कैपेसिटी वाली बस आ गई, 350। अब क्या हम जबरदस्ती 180 बिठाएं या पूरे 200 बिठा दें? करंट टैक्स की वर्किंग जहन में लाइन जबानी आगे जहन में इस तरह की आई है वर्किंग जहन में कि प्रॉफिट कितना 16 का 350 और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 15 का 200, सारा माइनस कर लें। अब टैक्स किस पे देंगे? अब हमने सोचा था कि बचेगा 180, लेकिन अब बचा कितना 200। अब 180 सोचा था, सोच के अगेंस्ट हकीकत 200, कितना डिफरेंस 20 पर और खुश होंगे आप। खुश क्यों हो रहे हैं मुझे बता दें? क्योंकि सेविंग हो रही है, सेविंग और टैक्स कम देना पड़े। तो वो जो 20 है ना, इसको आपने रेट लगा के खुशी बुक कर लिया करनी है। किस साल? 16 में। अब लिख लें जरा उर्दू में सारी बात। 15 में लॉस आया, लंबी थोड़ी बात है, इसी सफे पे लिखिएगा। 15 में लॉस आया 200 का, पंद्रह में लॉस आया 200 का। हमने सोचा, जल्दी दानिश स्पीड, 15 में लॉस आया 200 का। हमने सोचा कि अगले सारे सालों में सिर्फ 180 के प्रॉफिट आएंगे। 15 में लॉस आया 200 का, हमने सोचा अगले सारे सालों में प्रॉफिट आएंगे मैक्सिमम 180 के। इसलिए हमने एज ऑन 15 180 पर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया। इसलिए हमने एज ऑन 15 180 पर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया। लेकिन 16 में ज्यादा प्रॉफिट आ गए। अब 20 पर रेट लगा के रिकॉन्सिलिएशन में, अब 20 पर रेट लगा के रिकॉन्सिलिएशन में खुशी बुक कर लें। 20 पर रेट लगा के रिकॉन्सिलिएशन में खुशी बुक कर लें। जी हाँ, इनकम को उल्टा के कैश रिसीव्ड को रिकॉर्ड कर देंगे। बीडी जो होगा ना आपका, वो पिछले साल की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में चला जाएगा। रिकॉन्सिलिएशन के अंदर हाँ हाँ 55 अलग अलग करके जाएगा, जितना रिसीव हुआ है और जितना रिसीवेबल है दोनों अलग अलग करके जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरी डाउन जाता है और करंट टैक्स की वर्किंग में जो रिसीव हुआ वो जाएगा, उन दोनों पे अलग अलग रेट लगा देंगे। हाँ, जो करंट टैक्स की वर्किंग में गया है वो भी, और जो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के अंदर गया है वो भी। इसमें टी काउंट मत देखो। जो के ठीक है, मैं बता देता हूँ ये कौन कौन से सवाल में इख्तलाफ है। ठीक है, और दूसरा कौन सा सवाल आपने बताया? बट 13 में था ये मसला। ओके, चलें जी, भाई का एक सवाल है वो ले लें, फिर हम IFRS 8 की तरफ आते हैं। इसको अब आप पढ़ के आए अच्छी तरह, तो कल इंशाल्लाह इसको फिर दोबारा जरा नजर मारते हैं। IAS 12 में आओ। जिन हजरात ने पिछली क्लास नहीं भी ली हुई, तो एक तरह की तरह रिवीजन समझ ले होने लगी है।
इंटरेस्ट, खामोश भाई, इधर देखना, इंटरेस्ट एक्रूड एट 31 दिसंबर 20 इज 40 क्लोजिंग रिसीवेबल एंड ओपनिंग रिसीवेबल इज 30 एज एट इंटरेस्ट इनकम इज 55 एंड बैलेंसिंग क्या आ जाएगा, कैश कितना 45। अच्छा, अभी मैं एक लफ्ज काट रहा हूं, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल एट 20% ऑन रिसीट के लिए एट 20% काट रहा हूं। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी काउंट, करंट टैक्स में जाके माइनस करके 45 ऐड कर दें, फिलहाल ऐड कर दें, फिर देखते हैं क्या करना है। करंट टैक्स में जाके 55 माइनस कर दें, 45 ऐड कर दें। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, टैक्स बेस विल बी 0, और पिछले साल के डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में 30 विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी 0। एनी कंफ्यूजन? पहला नेगेटिव 55 प्लस 45, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रेट डिफरेंट है तो फिर नेगेटिव 55 करके 45 वहां ना लिखें, फिर जनरल रेट आ जाने, 45 को थोड़ा नीचे ले आए। अब ये चीजें मैं आपको सोल्यूशन में दिखाता हूं, फिर भाई का सवाल लेता हूं कि रिकॉन्सिलिएशन में क्या करना है। ये नहीं लगा हुआ सोल्यूशन का पेज नंबर 410। अच्छा जी, 55 उल्टा दिया, ऐड करना था 45, लेकिन मैंने यहां ऐड करने की बजाय इसको नीचे ले आया, डन, इसको नीचे ले आया और ये इधर से हो गया। अब अगली बात, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के अंदर जाएंगे और हमें क्या नजर आएगा, जल्दी से सोच के बता दें। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में हमें क्या नजर आएगा, 40। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जाते हैं जी, कितना नजर आ रहा है आपको, इंटरेस्ट रिसीवेबल 40, टैक्स बेस और ये। अच्छा, अब आप रिकॉन्सिलिएशन में भाई पूछ रहे हैं कि आपने लगाया हुआ है 55, ये इनका सवाल है कि रिकॉन्सिलिएशन में आपने 55 लगाया हुआ है और इसके ऊपर कितने % लगाया हुआ है, बोले % लगाया हुआ है, तो दिस इज देयर क्वेश्चन, ये इनका क्वेश्चन है। अच्छा, आप जरा सोच के एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा कि मेरी ये जो इनकम आ रही है ये कितनी है, 55। एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करूं, अकाउंटिंग प्रॉफिट की, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिर्फ क्या भाई आप अटेंटिव रहो, अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिर्फ क्या पड़ा होगा, ये जरा सोच के बता दें। 55, अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या पड़ा होगा, 55। जो चीज अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट में पड़ी है उसके ऊपर मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत टैक्स लगना चाहिए। टैक्स वाले मांगे ना मांगे, हमें उससे कंसर्न नहीं। तो 55 के ऊपर आइडियली कितना टैक्स बनता है, 55 पे आइडियली हमारे साल कितना टैक्स बनता है, 20%। 55 पे कितना टैक्स बनता है, क्योंकि टैक्स वाले 20% मांग रहे हैं। वो जो 55 पे 20% टैक्स बनता है, वो 55 वाला टैक्स मैं इधर 45 पर थोड़ा सा दे रहा हूं और 40 पर, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। असल में कोई ओपनिंग रिसीवेबल भी इस साल क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ओपनिंग रिसीवेबल भी रिसीव हो रहा है। तो देखने में लग रहा है मैंने डेफर करके अभी टैक्स दे दिया 45 पे और बाद में जाके मैंने टैक्स किस पे दे दिया, 40 पे। अब भाई का ये सवाल है कि 45 और 40 इनको रिकॉन्सिलिएशन में लेके जाएं। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। करंट टैक्स में कितना जा रहा है, 45, डेफर टैक्स में कितना जा रहा है, 40। 45 और 40 को लेके जाएं या 55 को लेके जाएं। तो एक बात सुन लें, बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, हम रिकॉन्सिलिएशन के अंदर लेके जाएंगे 55 को। क्यों रिकॉन्सिलिएशन में 55 को लेके जाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग वाले इस साल टैक्स निकालना ही किस पे चाहते हैं, सिर्फ 55 के ऊपर। तो आगे उसके तोड़ के हिस्से करंट टैक्स में चले जाएं, डेफर टैक्स में चले जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अकाउंटिंग इनकम पकड़ी और अकाउंटिंग इनकम पकड़ के उस पर रेट लगा दिया। तो लिख लें जी, अगर डेफर टैक्स और करंट टैक्स में रेट डिफरेंट होता तो अब बातों को आप लोग फैला रहे हैं,
टेस्टिंग आई कैप, अब जो मर्जी शुरू कर दे, वो एक आधा नंबर का आएगा, वो अगले दफा वालों को बता दिया जाएगा। आपको बताना हुआ चले आपको भी बता दूंगा। तो ये तो ना खत्म होने वाली स्टोरी है, जितनी मर्जी इसको बढ़ा लें। वी हैव टू अटेन 70-80% मार्क्स, उसमें से लेने हैं बस सवाल में से, वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो लिखें जी, जितनी अकाउंटिंग इनकम उल्टाई है हमेशा उसी को रिकॉन्सिलिएशन में लेके जाना है। पास पेपर क्वेश्चन 13 पे लिख लें, जितनी अकाउंटिंग इनकम उल्टाई है हमेशा उसी को रिकॉन्सिलिएशन में लेके जाना है। जितनी अकाउंटिंग इनकम उल्टाई है उसी को रिकॉन्सिलिएशन में लेके जाना है। जितनी अकाउंटिंग इनकम उल्टाई है उसी को रिकॉन्सिलिएशन में लेके जाना है। अगला सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, उसकी तरफ भी चले जाएं। असल में ये जितनी भी नई बातें होती है ना, ऐसे जो जनरल टॉपिक होते हैं ना, उसको भी परेशान कर रही होती हैं। अगला सवाल जो पूछना ये चाह रहे हैं उसकी तरफ भी चले जाएं। एक सवाल हमने ऐसे किया था, इधर देखे ना, अब देख तो लेना। एक सवाल हमने ऐसा किया था कि इधर रेट कुछ और था 20% और इधर रेट कुछ और था। करंट ईयर में कुछ और रेट था, अगले साल में कुछ और रेट था। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि ये जो रिसीव हुआ होगा ना, ये हम एज्यूम करेंगे कि ये पिछले साल वाला पहले रिसीव हुआ है। फाइफो नहीं होता जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो रिसीव हुआ होगा ना, अब मसला खोले तो फिर समझे भी आगे। ये जो रिसीव हुआ होगा ना, ये फिर पिछले साल वाला रिसीव हुआ होगा। असल में अब होगा क्या, अगर यहां पे रेट होता मिसाल के तौर पे 18% और ऊपर रेट होता 20%, तो हम क्या करते, ये जो 55 है हमारे साल की इनकम, इसमें से रिसीवेबल है 40। इसको तो रिसीवेबल समझ रहे, यानी हमारे साल की इनकम 55 है, उसमें से 40 नहीं मिली, और बाकी ये जो 45 आपको नजर आ रही है, अब 40 रिसीवेबल में चली गई और 15 रिसीव हो गई, तो बाकी 30 क्या रिसीव हो रहा है, ओपनिंग रिसीवेबल। बाकी 30 का रिसीव हो रहा है, ओपनिंग रिसीवेबल। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस 55 को पकड़ेंगे, उसमें 40 कौन सा वाला है, जाहिर बात है जो हमारे साल की इनकम है वही ज्यादा रिसीवेबल होगी, या पुराने रिसीवेबल ही रिसीवेबल होंगे। अभी तक पुराने रिसीवेबल नहीं होंगे, वो तो जल्दी रिसीव होंगे। तो हमारे साल की इनकम कितनी, 55 में से कितनी इनकम अभी तक नहीं मिली, 40, और कितनी मिल गई, 15। लेकिन यहां क्यों 45 मिली है, क्योंकि ब्रॉड डाउन में कोई रिसीव हो रहा होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 40 के ऊपर वही 20% की वजह से रेट लगाएंगे, जो 20 और 30% है जनरल, या 35 है, 30 है, तो 20 और 30 का डिफरेंस, 40 पे 10% लगा देंगे, और ये जो 15 आएगा, इस 45 को फिर इग्नोर करेंगे। इसमें जो 15 आएगा, उस 15 के ऊपर अगर करंट टैक्स में रेट यहां कितने परसेंट है, 18, तो 30 माइनस 18 12%। बस इसको कोई आधा मार्क्स हो गया यार, हद होगी। इसके ऊपर अब कितनी आप जो है बहस करवाएंगे। तो इसलिए इन चक्करों में जाने से जिनके नॉर्मल टॉपिक चल रहा होता है, उसकी भी रिदम बन रहा होता है, उसको भी जो है वो फारिग करा दिया जाता है। और ये तो एक ना खत्म होने वाली स्टोरी है, जिसको जितना मर्जी घुमा लो। अभी कोई यूजीआरबी की डिस्कशन शुरू कर देंगे लीज में, उस पर भी आधा घंटा लग जाने, पेपर में कोई और एडजस्टमेंट आई नहीं है। तो इस तरह की चीजों में क्यों हम पढ़ें। तो फाइफो मेथड क्या कहता है, फर्स्ट इन। तो ये जो 55 रुपए मेरी इस साल की इनकम है, इसमें से 40 रिसीवेबल है, तो बाकी 45 क्यों मिला, इसमें से 15 हमारे साल का मिला, और बाकी कोई 30 होगा वो शायद पिछले साल का मिला हो, हमें उससे कंसर्न नहीं। बना दो दूसरा पार्ट।